हमेशा 10 में से 10 आएंगे, 10 में से 9 आएंगे, 10 में से 8 आएंगे। भाई वो भी तो बच्चे होते हैं जिनके 10 में से 2 आते हैं, 10 में से 3 आते हैं। तो तुम कौन से वाले हो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। मैं तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। तुम्हारा दोस्त मतलब एक अच्छी मतलब रिच टाइप से थोड़ी सी फैमिली में आता है और तुम थोड़ी कम रिच वाली फैमिली में आते हो। तो तुम कह रहे हो तुम्हारे दोस्त को, तुम एक ही स्कूल में पढ़ते हो, अब तुम कह रहे हो तुम्हारे दोस्त यार साथ में स्टेबल होंगे, ठीक है, वरना अनस्टेबल रहेंगे। तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारी साइड देखे कहता है ओ भाई तुझे स्टेबल होना है या नहीं होना है वो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो स्टेबल रहूँगा, तुझे जब स्टेबल होना हो तू रहियो, मैं अगर मैं स्टेबल हुआ तो दिस इज़ योर फेक फाउंडेशन। वो मतलब खुद की से ट्रिक है, जान कनेडा होगी, ठीक है। आजकल तुमने सिर्फ और सिर्फ वही देखे होंगे कि जो इंसानी फेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे पर्सनस हो, हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, ठीक है। अरे ऐसा नहीं होता। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्लास में कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और क्लास में कुछ नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो क्लास में अगर एक पढ़ने वाला बच्चा है, अगर मैं उसको अगर एक ना पढ़ने वाले बच्चे के साथ बैठा दूँ तो क्या होगा, उसकी पढ़ाई पे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको अगर इस एग्जाम्पल से भी समझ नहीं आया तो आपने सो हेलो मेरे धुरंधर्स, क्या हाल है आप सभी के। आज हम करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक। या मेरे को पता है कि ये चैप्टर थोड़ा लेट आ रहा है, बट जिस तरीके से मैं तुम्हें इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ ना, उतना अच्छे तरीके से तुम इतना प्यार नहीं दिखा रहे हो वीडियोस पे। तो प्लीज़ यार इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, ताकि भाई मेरे को भी एक मोटिवेशन रहे और मेरे ऊपर प्रेशर रहे कि कितने सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, और ताकि तुम्हारे पास ज़्यादा जल्दी वीडियोज़ आए, ठीक है। तो आज हम करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक। और भाई इस चैप्टर की वेटेज कम नहीं है, इस चैप्टर की वेटेज कितनी है भाई, 7 नंबर। और 7 नंबर और तुम इस चैप्टर से स्कोर कर रहे हो। वैसे ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने सुनी हो तो थोड़ी रटने वाली होती है, एक्सेप्शंस वाली होती है। तो वही हम इस चैप्टर में भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले डी एंड एफ ब्लॉक होते क्या है। अब आपने पीरियोडिक टेबल देखी है। पीरियोडिक टेबल अगर आपने याद नहीं की हो तो मैंने शॉर्ट्स में आपको पीरियोडिक टेबल याद करवा रखी है। आप लिखोगे पीरियोडिक टेबल अंडर 1 मिनट बाय केमिस्ट्री विजार्ड, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, और या फिर मैं इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, ठीक है, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी। अब आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो दिस इज़ योर एस ब्लॉक, ठीक है। इसके अंदर होते हैं आपके मेटल्स। दिस इज़ योर कौन सा ब्लॉक, दिस इज़ योर पी ब्लॉक, ठीक है। इसके अंदर होते हैं आपके नॉन मेटल्स, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, दिस इज़ योर पी ब्लॉक, ठीक है। ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, दिस इज़ योर डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक को ही हम क्या डी ब्लॉक को ही हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो आपको ग्रीन पोर्शन में दिख रहा है, दिस इज़ योर एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपके लिए एक नोट लिख रखा है, अब आप इसको देखो। वाई आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कैप्ड एट द बॉटम। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये नीचे क्यों लगे हुए हैं, ठीक है। आपके मन में भी आ रहा होगा सवाल, क्यों, बिकॉज इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफ़र करती हैं किससे, डी ब्लॉक एलिमेंट से। इसलिए प्लेसिंग देम इनसाइड वुड डिस्टर्ब द पीरियोडिक टेबल स्ट्रक्चर। ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट से थोड़ी सी अलग होती है। अगर इन्हें बीच में रखेंगे तो क्या हो सकता है, इससे पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो सकती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्लास में कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और क्लास में कुछ नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो क्लास में अगर एक पढ़ने वाला बच्चा है, अगर मैं उसको अगर एक ना पढ़ने वाले बच्चे के साथ बैठा दूँ तो क्या होगा, उसकी पढ़ाई पर भी फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको अगर इस एग्जाम्पल से भी समझ नहीं आया हो तो आपने एक मशहूर कहानी सुनी होगी कि एक बार एक पापा होते हैं, वो अपने बच्चे के लिए सेब लेके आते हैं, ठीक है। और उसके अंदर ना एक सेब गला हुआ होता है, और वो जो गले हुआ जो सेब होता है ना, या फिर जो रॉटन जो आपका एप्पल है, अगर उसे अगर हम बाकी सभी एप्पल्स के साथ रख दें तो वो सभी के सभी रॉट हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। वैसे ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना वो यहीं पर आता है, ये जो डी ब्लॉक के साथ में ही आते हैं यहाँ पर, बस इन्हें नीचे करके लिखा गया है और रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, ठीक है। आपने एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी होगी क्लास 11th में, और पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। पर आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की कन्फिग्रेशन। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बता दूँ। ये जो आपको गोल गोल सा दिख रहा है, दिस इज़ योर न्यूक्लियस। क्या है ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड ही शेल्स होती है, और उन शेल्स में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कौन सी शेल में मूव करते हैं, लास्ट में यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और इस शेल को क्या बोलते हैं, इस शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। ये तो हो गया हमारी वैलेंस शेल, ओके। और उससे पहले वाली, मतलब अगर दिस इज़ एन तो दिस इज़ n-1 एंड दिस इज़ n-2, राइट, दिस इज़ n-1, अच्छा सॉरी, हाँ, दिस इज़ योर n-1 और दिस इज़ योर n-2। n-1 को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, ओके। और n-2 को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे भी अभी n-2 कैसे आया, पहले n था, उसमें से n था, उसे हमने बोला वैलेंस शेल। अगर उसमें से अगर मैंने एक शेल और कम कर दी, ये शेल ही तो है, अगर मैंने उसमें से एक शेल कम कर दी दैन इट्स योर पेनल्टीमेट शेल, ओके। अगर इसमें से मैंने अगर एक और माइनस कर दी तो दिस इज़ n-2 ना, दिस इज़ योर एंटी पेनल्टीमेट शेल, ओके।
अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक की कन्फिग्रेशन की। साफ सीधी बात है, अगर हम बात करें हैं डी ब्लॉक की कन्फिग्रेशन की, तो लास्ट जो वैलेंस शेल होगा वो डी का ही होगा। तो इसका मतलब क्या मैम, जो NS है वो तो फुल मतलब वो तो पूरा ही होगा ना। तो हाँ, इसकी कन्फिग्रेशन हम 1 2 लिखते हैं। तो अगर मैम जब पूरा है तो इसको हम NS2 क्यों नहीं लिखते? इसको हम NS2 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि कभी कभी हमें मान लो जैसे कि हमें अभी एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अभी देखो इस एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और F ब्लॉक की सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, वरना तुम कंफ्यूज होते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम है। अब आपने क्लास 11th में जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की होगी तो आपने ये 2 नाम तो ज़रूर सुने होंगे, क्रोमियम और कॉपर। ये दोनों एक्सेप्शन है। क्यों? अब क्रोमियम की जो हम कन्फिग्रेशन लिखेंगे वो क्या होगी? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। अगर एटॉमिक नंबर नहीं आते तो बता देना, वीडियो बना दूंगी, ठीक है। देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने इनसे आपको समझा ही सकती हूँ, ठीक है। और अगर आपको मैं आपकी क्लासेस लेने वाली हूँ जूम पे, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो, हमारे साथ ज्वाइन क्यों होना चाहते हो, ज्वाइन करनी है आपको, ठीक है। इससे आपके साथ जो बच्चे होंगे आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करें। मेरा मोटिव आपको डीमोटिवेट करने का नहीं है, बस आपको ये पता लग जाए कि मेरी यहाँ पे कमी है। और ये तो नहीं कि आपका हर एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आपको अपनी कमियाँ पता चल जाए ताकि आप अपने टेस्ट वगैरह में अच्छा स्कोर करो, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में इतने लंबे लंबे डाउट्स तो नहीं लिख सकते ना, ठीक है। तो आप मेरे को वहाँ पे बता देना, ठीक है। अब देखो, अगर हमें 24 ही करना है तो हम कैसे भी कर सकते हैं। अब तुम्हारे मन में आएगा मैम अगर हमें 24 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं तो आर्गन क्या है, आर्गन स्टेबल है तो हमने आर्गन लिख के और उसके आगे लिख दिया 4s2 और 3d4। अरे ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 3d4 मतलब एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। देखो इसका शेल कुछ ऐसा बनेगा, एक सेकेंड भाई कहीं जगह ही नहीं है, ठीक है। ये 3d5 का कुछ ब्लॉक बनेगा। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा, कलर अलग करना था, तो ये देखो इसके अंदर सिर्फ ये 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये खाली रह गया, है ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये खाली रह गया। तो ये जो कन्फिग्रेशन आपने बनाई, दिस इज़ नॉट स्टेबल, ये एक स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहोगे मैम जाएगा कहाँ से जाएगा? अब ये जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा S ब्लॉक से। इसलिए मैं कह रही थी कि वहाँ पे हम 1 और 2 इसलिए लिखते हैं, वरना हम 2 भी लिख सकते हैं। हम 1 और 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो अगर S ब्लॉक के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अगर यहाँ पे अगर आपकी कन्फिग्रेशन अगर 4 मतलब अगर ऐसे है, तो देखो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है। मतलब एक बार इमेजिनेशन की बात कर रही हूँ आपसे। अगर आपकी कुछ ऐसी है कि मान लो 4s0 और 3d5 हो, मतलब ऐसा कुछ हो, तो यहाँ पे जब 0 हो तो फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास है क्रोमियम +3, ठीक है, और आपने सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम की कन्फिग्रेशन लिखी है, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से जाएंगे अगर यहाँ पे 0 हुआ, ठीक है। अब कहोगे अच्छा, कहोगे मैम अच्छा ये तो ठीक है मैम, अगर इसके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो कहाँ से जाएंगे? तो अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ना, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो बस ये मेरा मोटिव था क्लियर करने का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया। अब हम बात करते हैं कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 39। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन। अब वही बात आ गई, इसके अंदर भी मैम सेम बात आएगी जो कि ऊपर थी, उसमें हाफ फिल्ड हो गए। इसके अंदर अगर 3d10 आ गया तो इसके अंदर मैम फुल्ली फिल्ड हो जाए, सॉरी अलग ही घूमते हैं। तो मैम इसके अंदर हो जाएंगे फुल्ली फिल्ड यानी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। आजकल हर एक, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे पर्सनस हो, हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, ठीक है। तो क्या इनको अपनी अपनी स्टेबिलिटी की तरफ भागने का? अब तुम तो कह दोगे 4s2 दे तो रहे हैं, नहीं भाई उसको 4s2 से उसका काम नहीं चलेगा। उसका काम किससे चलेगा? उसका काम चलेगा 3d10 से, 3d5 से, ठीक है। 3d5 आ गया तो हाफ स्टेबल हो जाएगा किसके केस में? क्रोमियम के केस में। और अगर 3d10 आ गया तो किसके केस में हो जाएगा? कॉपर के केस में, ओके। अब हम बात करते हैं F ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। एक बार ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर S ब्लॉक तो आपका पूरा का पूरा फिल रहेगा, ठीक है। तो NS2 तो हो गया। अब कहोगे अच्छा ठीक है, तो कहोगे फिर इसके अंदर, अब इसके अंदर सेम चीज़ आएगी किसके अंदर? D ब्लॉक के अंदर। D को हम ऐसे लिखते हैं ना n-1 D, कहाँ से कहाँ तक आ सकता है? 1 से लेके 10 तक। पर F ब्लॉक की जब मैं बात करूँ तो इसके अंदर आएगा n-2 F, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 14 तक। और n-1 D तो आएगा पर 0 से 1 तक, ठीक है, समझे? क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा F ब्लॉक है वो लाइट तो यहीं पे कर रहा है ना, ठीक है। इस वजह से ये जो कन्फिग्रेशन है वो D ब्लॉक की वो 0 और 1 से ज़्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर होते हैं 14 हमारे लेंथेनॉइड्स और 14 होते हैं हमारे एक्टेनॉइड्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? फेक होते हैं, ठीक है। आजकल तुमने सिर्फ और सिर्फ वही देखे होंगे कि जो इंसानी फेक होते हैं, पर एलिमेंट्स भी फेक होते हैं।
कहोगे हमने तो सिर्फ और सिर्फ इंसानों को रंग बदलते देखा था, अब ये एलिमेंट्स भी रंग बदलते हैं। हाँ, एलिमेंट्स रंग बदलते हैं। कौन कौन से बदलते हैं? दिस इज जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब मेरे को पता है तुम्हें याद नहीं होंगे कौन कौन से एलिमेंट्स रंग बदलते हैं, तो दिस इसकी ट्रिक है जॉन कैनेडा होगी, ठीक है। दिस जॉन से जिंक, कैनेडा से कैडमियम और होगी से मरकरी, ठीक है। अब इनको फेक क्यों बोला गया? अब इन्होंने कुछ काम ही ऐसे किए होंगे कि इन्हें हम फेक बोला होगा, ठीक है। अब इनकी हम कुछ कारनामे जान लेते हैं, ठीक है। क्यों? ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उन्हीं को बोलेंगे जिनका क्या होगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। जिनका डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा नहीं होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पर ये तो कुछ और ही कर रहे हैं जो फेक ट्रांजिशन है। ये कह रहे हैं भाई हमें कोई मतलब नहीं है, अगर तुम स्टेबल नहीं हो पा रहे तो हमारी कोई गलती नहीं है। कुछ रिश्तेदार होते हैं ना, मतलब अगर चलो तुम्हारे मतलब दोस्त तो हूँ, ठीक है, अगर तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारे पापा और या फिर देखो थोड़ा सा मतलब अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं, मैं तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। तुम्हारा दोस्त मतलब एक अच्छी मतलब रिच टाइप से थोड़ी सी फैमिली में आता है और तुम थोड़ी कम रिच वाली फैमिली में आते हो, तो तुम कह रहे हो तुम्हारे दोस्त को, तुम एक ही स्कूल में पढ़ते हो और तुम कह रहे हो तुम्हारे दोस्त को यार साथ में स्टेबल होंगे, ठीक है, वरना हम अनस्टेबल ही रहेंगे। तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारी साइड देख के कहता है ओ भाई तुझे स्टेबल होना है या नहीं होना है वो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो स्टेबल रहूँगा, तुझे जब स्टेबल होना हो तू रहियो, मैं स्टेबल होऊंगा। तो दिस इज़ योर फेक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो मतलब खुद की ग्राउंड स्टेट में क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, और इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ठीक है। जबकि जो ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके नंबर कभी कम आ रहे हैं कभी ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब वेरिएबल आ रहे हैं इनके नंबर, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई टेस्ट लिया हर बच्चे के हमेशा 10 में से 10 आएंगे, 10 में से 9 आएंगे, 10 में से 8 आएंगे। भाई वो भी तो बच्चे होते हैं जिनके 10 में से 2 आते हैं, 10 में से 3 आते हैं, तो तुम कौन से वाले हो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। और ये जो ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, ये हार्ड मेटल्स होते हैं। कौन से? हार्ड मेटल्स। अब ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में एक बात कही गई है। अब ये ट्रू ट्रांजिशन होते क्यों हैं, इसके बारे में एक बात कही है, बिकॉज दे लैक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इस वजह से क्या होता है, दे आर ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन की कमी है जब भी तो ये अपना डी ऑर्बिटल नहीं भर पा रहे। दे हैव वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। इनकी जो मेटल वाली बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, वीक होती है। इस वजह से ये क्या होते हैं, इनका यूजुअली जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और कैसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। Therefore, they belong to the D block but not considered as true transition elements. अब भाई अगर तुम्हारा दोस्त गद्दारी कर रहा है, ठीक है, अब ये तो नहीं कि उसे हम इंसान समाज से निकाल दें, ठीक है, समाज में तो रखेंगे पर ये पता चल जाएगा उस समाज को कि भाई ये कितना गद्दार है। तो ऐसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ है, कितनी ही गद्दारी कर ले, ठीक है, रहने तो हमारे रिश्तेदार ही हैं, ठीक है। तो ऐसे रहना तो तुम्हारा दोस्त ही है, कितनी ही गद्दारी कर ले, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। कहोगे मैम रेडियस तो हमने मैथ्स जब पढ़ी थी जब ही छोड़ दी थी, ठीक है। रेडियस क्या होती है मैम, अगर मैं तुमसे पूछूं रेडियस क्या होती है, मैम एक सर्कल है। अच्छा मेरा तो सर्कल ही अच्छा नहीं बना, मैम एक सर्कल है, सर्कल से सेंटर होता है, सेंटर से हम कोई भी डिस्टेंस ले वो सारी बराबर होती है, दैट इज़ योर रेडियस, है ना। पर मैं इस रेडियस की बात नहीं कर रही क्योंकि वो तुम्हारे मैथ्स टीचर कर चुकी होगी, ठीक है, क्या कर चुके होंगे। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होता है कुछ ना कुछ 3D सीरीज में। अब कहोगे ट्रेंड, मैम ट्रेंड तो हमें 3-4 ही पता है, ट्रांजिशन अलर्ट वाला ट्रेंड है ना, एक वो आया था एक वो आया था दम, ठीक है। ट्रेंड तो मैम हमें यही पता है, और लेटेस्ट अभी वो वायरस चला हुआ है, कौन सा भाई मैं नाम भूल गई, पता नहीं चला हुआ है, ठीक है। ट्रेंड्स तो यही चले हुए हैं। अब हम बात करें, अब ये जो होता है ना, ये 3 टाइप से आपको देखने को मिलेगा ट्रेंड। अब कहोगे 3 टाइप से, हाँ ये ट्रिक आपने कहीं देखी लग रही है। दिस इज़ डी ब्लॉक का कौन सा, ये हैं आपके एलिमेंट्स 21 से 30, ठीक है। स्क टी वी क्र मन फी को नी क्यू जन, ठीक है। इसको अगर आपको ये देखो, मैंने तो इस ट्रिक से याद कर रखा है, पर मैंने आपको एक दूसरी ट्रिक से याद करवाया, दैट इज़ साइंस टीचर वेरी क्रोल वाली ट्रिक, ठीक है। अगर आपको वो वाली पूरी ट्रिक आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और आपने ये ट्रिक कहाँ से सीखी ये भी मेरे को बताना। तो शुरू में क्या होता है, जब आप इस पोर्शन पे चलते हो स्क टी वी पे, जब आप इस पोर्शन पे आते हो तो आपकी जो एटॉमिक रेडियस होती है ना वो डिक्रीज़ कर जाती है, मतलब पहले आपकी जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट जो आपकी जो एटॉमिक रेडियस है वो बैलेंस रहती है, मतलब ना तो बढ़ रही होती है ना ही घट रही होती है, ठीक है, मतलब एक बैलेंस चल रही होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप कहाँ पहुँचोगे, जैसे ही आप जन पे पहुँचोगे, जन मतलब क्यू और जन इस वाले स्टेज पे पहुँचोगे तो आपकी एटॉमिक रेडियस एकदम से इंक्रीज़ होना शुरू कर देती है।
अब इनके रीज़न्स क्या है कि ऐसा क्यों हुआ, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। भाई हाँ, सबसे पहले मैम हमारी एटॉमिक रेडियस, मैम एटॉमिक रेडियस के भी बहुत नखरे हैं। सबसे पहले तो डिक्रीज़ हुई मैम, फिर एकदम कांस्टेंट रही, और फिर मैम एकदम से इंक्रीज़ होगी, ठीक है। हाँ, ये एक मोटिवेशन की तरह आप ले सकते हो कि अगर पहले अगर आपका डाउनफॉल हो गया तो भाई धीरे 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 चलते रहो, ठीक है। और एक दिन आपकी सफलता आपको मतलब इतने हाई लेवल मुकाम पे पहुंचा देगी ना कि यू कांट बिलीव, ठीक है। तो देखो भाई, आपको एटॉमिक रेडियस, अब एटॉमिक रेडियस तुम्हें याद नहीं हो रही है पर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी तो याद ही होगी, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस से अपनी ज़िंदगी के कुछ लेसन्स लो। कैसे? जैसे कि तुम्हारी ज़िंदगी है, ठीक है, तुम्हारा कहीं ना कहीं तो यार डाउनफॉल हुआ ही होगा। जैसे तुम्हारा डाउनफॉल हुआ, घबराओ मत, एकदम से राइज करने की कोशिश मत करो। एकदम कांस्टेंट स्पीड पे जो आप काम कर रहे हो उसे मन लगा के, मेहनत लगा के करो, ठीक है। और जब आपका जो हार्डवर्क है वो आपकी सक्सेस के बराबर आ जाए, उस टाइम पे जो आपकी जो सक्सेस है ना वो एकदम जैसे माउंटेन्स होते हैं ना, शिखर होते हैं ना, उस लेवल पे आपकी सफलता आपको ले जाएगी, ठीक है। तो वही ट्रेंड है, अगर आप अब ध्यान से देखो। पहले आपका डाउनफॉल हुआ, फिर अब बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चले और एकदम से आप अपनी सफलता की दम पे राइज हो गए, ठीक है। अब तुम्हें दिक्कत आएगी एटॉमिक रेडियस समझने में, नहीं आएगी, ठीक है। अब कहोगे मैम अपनी टर्म, पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले केस में हमारी मैम एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों हुई, इसका इफेक्ट, इसका जो आंसर है कि जो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है ना वो आपका ज़्यादा है, किससे? शील्डिंग इफेक्ट से। आप कहोगे शील्डिंग इफेक्ट, ये कैसा इफेक्ट है, हम तो इसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं। अरे मैं कह रही हूँ भाई, तुमने 11th नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होता। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इसके अंदर जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो रिपेल कर रहे होते हैं किसको? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को। ये देखो, ये है आपका न्यूक्लियस अच्छा बना देती हूँ, ठीक। ये आपका न्यूक्लियस, इसमें डिफरेंट शेल्स होंगे। अब ये तो है नहीं कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इन शेल्स में भी, ठीक है। अब इस शेल में इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें शील्डिंग जो पहले केस में जब डिक्रीज हो रही थी, इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट ना के बराबर था, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था, इस वजह से वो डिक्रीज कर दी। अब क्या होता है, जब एक बराबर कब चलेंगे? जब इधर से भी इफेक्ट कम आ रहा हो, इधर से भी इफेक्ट कम आ रहा हो, मतलब न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट बराबर हो। एकदम बराबर नहीं होते, अप्रॉक्सीमेटली लगा देते हैं, ठीक है। और थर्ड वाले केस में हम ऑब्वियसली शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज से। अब ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन फुल्ली डी ऑर्बिटल। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुई होगी? रिपल्शन हुई होगी अपने ही आयंस के अंदर, जिसके अंदर डी ऑर्बिटल्स के जो आयंस है उनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुई होगी, जिस वजह से क्या हुआ? शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया और न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट और एटमाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब आप ये ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ से आपको क्या समझ आ रहा है? नीचे तो मैम हमारे पास है ग्रुप और एलिमेंट्स, और ऊपर है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। अब इसमें ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इसके अंदर हम उन्हीं एलिमेंट्स की बात करें, स्क से लेके, मतलब स्क, टी, विक्रमन, फीकोनी, फ्यूज़न, ठीक है। ये तो गाना बन गया, ठीक है। तो इन्हीं एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो देखो पहले कैसे आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे, मतलब पहले तो इसने राइज़ किया, फिर ये थोड़ा जाके थोड़ा कम हो गया, फिर ये अपने पीक पॉइंट, ये जो अब आपको ये तीन एलिमेंट्स दिख रहे हैं, अब हम इनको याद कैसे करें? ठीक है, इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब ये आपको ये तीन एलिमेंट्स दिख रहे हैं मैम, अब हम इनको याद कैसे करें? तो इनको आप याद कर सकते हो करोड़ मोल वाले सजना, ठीक है। इन पे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब डब्ल्यू से क्या? डब्ल्यू से टंगस्टन आपका, टंगस्टन आपका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। टंगस्टन को चाहिए होता है ना, इसलिए आप उनको बल्ब्स वगैरह के फिलामेंट्स वगैरह में यूज़ करते हो, ठीक है। आपको अभी मैम तो फिजिक्स पढ़ाना भी चालू कर दो, ठीक है। तो अभी हम इस पर विचार नहीं करेंगे। और उसके बाद देखो फिर कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज़, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज़, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज़। अब ऐसा हो क्यों रहा है, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका आंसर है कि मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमने तो कह दिया मैम ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, और जितनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड होंगे उन्हें तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। मतलब अगर कोई चीज़ मतलब ऐसे गम की तरह चिपकी हुई है ना, वो कौन सी आती है? फेविक्विक, जो मतलब जूते वगैरह चिपका देते हैं, फेविक्विक। अगर मतलब ऐसी जुड़ी हुई है ना एकदम, तो उन्हें उनके बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हो गए, उनके बॉन्ड्स तोड़ने में क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी। कैसे यूज़ होगी? ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी। ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी तो हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होगा, और हाई बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होगा। और अगर उनके एटम्स को ब्रेक करना है, देन वी नीड अ हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब कहोगे इतना क्या भारी भरकम शब्द बोल दिया, मेरे तो सर के ऊपर से चला गया।
देखो सर के ऊपर से बेशक चला गया हो, बट तुम देख रहे हो स्क्रीन में, तो स्क्रीन में देख लेना, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लेटेस इनटू इंडिविजुअल एटम्स, वेरी हाई फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट ड्यू टू टाइट एटॉमिक पैकिंग एंड स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। कहोगे मैम अगर हमें इंग्लिश में पढ़नी होती तो हम हमारे स्कूल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जो मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अगर कोई बड़ी सी कोई मेटल लेटिस है उसको उसके इंडिविजुअल पार्ट्स में ब्रेक करना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना, कहोगे ठीक है। अब ये जो मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ये हाई होती है डी ब्लॉक के केसेस में, कहोगे क्यों? क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। अब कहोगे मैम टाइटली पैक क्यों होते हैं? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। अच्छा हाँ मैम ये तो पढ़ाया था, तो भूल क्यों रहे हो भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कहोगे अच्छा इस वजह से मैम जो हाई, मैम इस वजह से जो इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ना वो हाई होती है, कहूँगी येस, इस वजह से जो उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो हाई होती है। अब कहोगे जो फेक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है क्या मैम उनकी भी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है? नहीं भाई, कितनी बार बताऊँ, जो फेक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं होते, इसलिए उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं और इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे द कलर्स ऑफ केमिस्ट्री। कहोगे केमिस्ट्री के पास भी रंग होते हैं? भाई जब तुम रंग बदल सकते हो तो केमिस्ट्री रंग क्यों नहीं बदल सकती, ठीक है। और केमिस्ट्री मतलब एक इतना प्यारा सब्जेक्ट है, अगर तुम उसे पढ़ो तो, ठीक है। इतने रंग बदलने, मतलब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट मैं मानती हूँ कि मतलब इससे तुम्हें दुनिया का ज्ञान तो मिल ही जाएगा। बाकी अगर तुम्हें केमिस्ट्री अगर तुम भूल भी जाओ बट दुनिया का ज्ञान तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है। अब जो डी ट्रांजिशन और कलर जो और जो कॉम्प्लेक्स वगैरह की जो फॉर्मेशन होती है वो इसी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से होती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कैसे होता है मैम? कौन सा कॉम्प्लेक्स? शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स या कौन सा कॉम्प्लेक्स? सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, ठीक है। सबसे पहले इनका स्मॉल आयनिक साइज होता है, किनका? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। डी ब्लॉक, अभी भाई हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात ही नहीं की है, अभी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें। सबसे पहले इनका स्मॉल आयनिक साइज होता है, इनका हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है और इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है ना ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट लोन पेयर्स फ्रॉम लिगेंड्स। अब लिगेंड्स क्या होते हैं? तो तुमने शायद लिगेंड्स मैं अगले चैप्टर में बता दूँ, वरना तुम यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अब फिर मैं अगर तुम्हें लिगेंड्स बताने चली गई ना तो मेरे को तुम्हें पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्म बताना पड़ेगा। देखो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब आपने ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है ना वो एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसे हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसी के अंदर हम बात करेंगे लिगेंड्स की, काउंटर आयंस की, ये सारी बात मैं उसी चैप्टर में बताऊँगी। एक बार आप मान के चलो कि लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, मतलब जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना उनके पास क्या होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो एक्सेप्ट कर सके, क्या होते हैं, लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, ठीक है। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म एक्सीलेंट कॉम्प्लेक्सेस। अब ये इसी का क्वेश्चन था, वैसे हमने पहले ध्यान नहीं दिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एक्सीलेंट कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं। तो इसका आंसर मैंने बता दिया, क्योंकि उनके जो स्मॉल आयनिक साइज होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है और उनके पास डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। अब कलर्स कैसे आ सकते हैं, मतलब एक कंपाउंड में कलर्स, मतलब हर कोई कंपाउंड होता है वो कलरलेस तो नहीं हो सकता, कुछ कंपाउंड कलर भी होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो होते हैं डी ट्रांजिशन की मदद से। किसी वजह से डी ट्रांजिशन की मदद से। अब ऐसा होता क्यों है, ये देखो, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट और जंप कर जाते हैं बिटवीन डी ऑर्बिटल, ठीक है। जो अनपेयर, अब आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं विजिबल लाइट को और जंप कर जाते हैं डी ऑर्बिटल में, ठीक है। जिस वजह से जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट जो होती है वो कंपाउंड का कलर देती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, और कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज भी हैं जो आप क्लास 11th में छोड़ के आए थे, वो क्लास 12th में आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अब क्या करना है हमें, क्या लेना है, हमें लेने हैं दो चुंबक और उनकी ताकत चेक करिए, ये करना है हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में, नहीं भाई, ठीक है। अब आपने दो टाइप के सब्सटेंस पढ़े होंगे, दैट इज़ पैरामैग्नेटिक एंड दैट इज़ डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, मतलब सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, मतलब ये आपने एक शेल देखा होगा, देखा है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं तो हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी लगा सकते हैं, कहोगे मैम पागल हो, ऐसे थोड़ी लगाते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स। बस यही बात मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, हम इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं कैसे, ऐसे नहीं लगाते, हम ऐसे लगाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। कहोगे, वैसे मैंने चैनल पे एक शॉर्ट भी डाला था, ठीक है, मैंने चैनल पे एक शॉर्ट भी डाला था, यू थिंक दिस एज अ मोबाइल डाटा बट आई थिंक दिस एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ये वो कहोगे मैम ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं, ठीक है।
तो ये जो आपको हम ऐसे नहीं लिखते कभी भी, हम लिखते हैं एक अपसाइड एक डाउन साइड, ठीक है। इरेज कर देते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर इसके अंदर एक ही हो दैन इट्स अ पैरामैग्नेटिक। कहोगे मैम सिर्फ ऐसे ही मिलेगा क्या? ऐसे नहीं मिलेगा। बताओ, अच्छा तुम बताओ, अगर तुमने 11वीं अगर अच्छे से पढ़ी है, अगर उसमें भी अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर अच्छे से पढ़ा है, तो क्या ये ऐसे हो सकता है? बताओ मेरे को कमेंट्स में, ठीक है। ठीक है मैम, हम समझ के ये है आपका पैरामैग्नेटिक और ये है आपका डायामैग्नेटिक, ठीक है। डब्बा पूरा कर दिया। अब पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? प्रेजेंट होंगे। अच्छा जी। और डायमैग्नेटिक के अंदर क्या होगा? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो कैसे होंगे? एब्सेंट होंगे, मतलब सभी के सभी कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? जो वीक, ये जो पैरामैग्नेटिक होंगे ये क्या होंगे? वीकली अट्रैक्ट होंगे किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब कोई भी अदर जो इनका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, उससे बहुत कम क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। बट ये जो डायमैग्नेटिक होंगे ये रिपेल होंगे, ठीक है। ये ऑल्दो मतलब जो एक सिंगल चीज़ है, ठीक है, उसे पकड़ना मतलब उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ईजी है, पर अगर कोई चीज़ मतलब अगर उसके अगर पहले से ही अगर पेयर बना हुआ है तो उसे अट्रैक्ट करना मुश्किल है, तो वो चीज़ क्या होगी? रिपेल होगी, ठीक है। समझने वाली समझिए, ठीक है। अब कहोगे हमें कैसे समझ आएगा? डाया का मतलब होता है दो, और अगर और दो चीज़ कब होंगी? दो चीज़ एग्जिस्ट करेंगी पेयर्स में, और पेयर्स में अगर कोई चीज़ है तो उसे आप अपनी तरफ नहीं खींच सकते, तो वो चीज़ हो जाएगी आपसे रिपेल, ठीक है। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं? हम इसे निकाल सकते हैं स्पिन मोमेंट। स्पिन मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब आपने ये सिंबल अगर देखा होगा, मैथमेटिशियंस, हमारे देश के मैथमेटिशियंस, हमारे देश के आइंस्टाइन, ठीक है, उसे हम निकालते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं? क्या? मियाऊ नहीं, म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू, मियाऊ, ठीक है, म्यू। और इस सिंबल को हम बोलते हैं म्यू, और ये ऐसे बनाते हैं, यू लिखा और यू को थोड़ा, यू का डंडा थोड़ा नीचे कर दिया, ठीक है, यू झुक गया। एक ऐसा होता नहीं है कि यू का हाथ झुक गया, ठीक है। अंडर रूट के अंदर एन और मल्टीप्लाई बाय में n+2, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है दैट इज बोर मैग्नेटॉन। इसकी यूनिट क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन। और n क्या है? n है आपका कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ओके, क्लियर। अब आपका अच्छा ये चीज़ क्या है? अगर स्कैंडियम है, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ये है, अच्छा स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है आर्गन 3d1 4s2, क्या ये सही है? कहोगे मैम सही तो है, क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, तो मैम सही है। तो कहोगे मैम अगर इसने अगर मैम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, ठीक है, तो इसकी n की वैल्यू तो 0 आ गई। हाँ, n की वैल्यू 0 आ गई, तो मैम n की वैल्यू जब 0 आ गई और अंडर रूट के अंदर 0 है, तो वो तो म्यू की वैल्यू भी 0 आ गई। हाँ, तो इस वजह से मैम अब म्यू तो है नहीं और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो दिस इज़ अ डायामैग्नेटिक, और ये कैसा है? कलरलेस। अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए था। अब हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। होगी क्या इंटरनेशनल लग गया। अब हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। क्या हम क्या? इंटरनेशनल इंटरस्टिशियल, इन्हें हम कहते हैं द ट्रैप्ड एटम। आप किसी के माया जाल में फंसे हो, ऐसे ही पूछ रही हूँ, ठीक है, अगर फंसे हो तो मेरे को कमेंट्स कर देना, ठीक है। पर इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इंसान नहीं, इंसान को तो इंसान ही ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर होते हैं एटम्स ट्रैप, ठीक है। देखो ये एटम्स हैं, अच्छा ये एटम्स है मैम, हमें तो आज पता चला ये एटम्स है, ये एटम्स हैं। और देखो ये कुछ ना कुछ ये जो कंपाउंड्स हैं ना, इनकी वजह से ये चिपके हुए एक साथ। कहोगे हाँ मैम बात तो आपकी सही है। ये जो ब्लू वाले दिख रहे हैं ना मैम, ये तो है ट्रांजिशन मेटल्स। देखो मैम आपने लिख रखा है, ये मैंने देख लिया, ये जो है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो रेड वाला आपको जो पोर्शन दिख रहा है ना मैम, ये है आपके क्या है? दीज आर योर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये वो हैं, ये उनकी वजह से इन्होंने क्या कर रखी है? बॉन्ड्स वगैरह बना के एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना के। हो गया। अच्छा, और मैम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं क्या? हाँ, ये देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैम, इनकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट आर नॉन स्टोशियोमेट्रिक। मैम नॉन स्टोशियोमेट्रिक का मतलब इनका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अच्छा मैम, ये ना तो प्योरली आयनिक है ना ये कोवेलेंट है। अच्छा ठीक है। अब ये एक्सट्रीमली हार्ड है, क्यों मैम? ये अब ज़्यादा मतलब एकदम अच्छे से ये अटैच हुए हैं, तो इनकी बॉन्डिंग कैसी होगी? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये जो प्योर बॉन्ड्स होते हैं ना, ये उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो गया। अच्छा मैम, अब इनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट है। हो गया। अच्छा, और इनकी जो मेटल कंडक्टिविटी है ना, वो रिटेन रहती है, बट ये जो केमिकली कैसे होते हैं? इनर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये थी सारी की सारी बातें इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में। इनसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चंस मतलब इस चैप्टर से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन मिल जाएगा कि जॉन कैनेडा होगी, यानी Zn, Cd और Hg जो हैं वो आपके मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं है,
ठीक है। बाकी हैं तो क्यों है, मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, डायमैग्नेटिक बता दे, पैरामैग्नेटिक बता दे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ ले, उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पूछ ले। उसके बाद इस चैप्टर की जो जान है वो है प्रिपरेशन ऑफ, मतलब ये जो 2 प्रिपरेशंस आएंगी वो हैं प्रिपरेशंस, और उसके बाद एफ ब्लॉक की वो पूछ लेगी लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स वगैरह डिफरेंस वगैरह पूछ ले। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, मतलब प्योर रटने वाला, ठीक है। बट मेरे होते मैं आपको मतलब क्लास में ही मतलब रटवाना गया बस, वो ट्रिक्स वगैरह ही है। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। कहोगे K2Cr2O7 मतलब मैम सबसे पहले कुछ क्या मैंने फोटी भी ना, सबसे पहले हम बात करेंगे K2। अच्छा मतलब मेरे को ये हुआ कि कहीं KMnO4 की जो प्रिपरेशन है वो मैंने लिखी नहीं हो, क्योंकि जर्नली हम KMnO4 की करवाते थे, कोई बात नहीं। K2Cr2O7 का नाम क्या है मेरे को कमेंट्स में बताओ। पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या नाम है K2Cr2O7 का, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसकी हम प्रिपरेशन करेंगे तो इसकी प्रिपरेशन का स्टेप 1 क्या होता है, दैट इज़ रोस्टिंग। क्योंकि जैसे हम मखाने रोस्ट करते हैं, चने रोस्ट करते हैं, या फिर जैसे कि मोगा डाल देंगे, जो भी नहीं, मतलब आज तक तो आप यही करके आए हो। हमारे जो प्रगट इंसान है वो ढिंचक को जब रोस्ट करते हैं, तो कैसे रोस्टिंग करनी है, इसमें केमिस्ट्री में रोस्टिंग का मतलब जो अलग होता है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, हमें जो क्रोमाइट और क्या होती है, इसकी जो K2Cr2O7 की जो प्रिपरेशन होती है वो प्रिपरेशन होती है क्रोमाइट ओर से। अब ये नाम आपको बहुत याद रखना है, किससे होती है, क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeCr2O4, ठीक है। इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं Na2CO3 के साथ और एक्सेस ऑफ O2 के साथ रोस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू। तो हमें मिल जाता है सोडियम क्रोमेट, क्या मिल जाता है हमें, सोडियम क्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2Cr4, ठीक है। अब हम इसका क्या करवा देंगे, इसका हम करवा देंगे एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन हम करवाएंगे तो क्या होगा, हम जो येलो सॉल्यूशन है उसको फिल्टर कर लेंगे और उसके अंदर क्या डाल देंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे एसिड डाल देंगे। एसिड के अंदर क्या होता है, उसके अंदर होते हैं H+ आयन, उससे क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगी हमारी सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2Cr2O7, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसका कन्वर्जन कर देंगे। अब कन्वर्जन कैसे करना है, इसके अंदर देखो हमें जो चाहिए था वो देखो आपको सेम टू सेम चीज़ मिलेगा। कहोगे बस हमें Na की जगह क्या लिखना है, क्या हम Na की जगह सीधा K लिख दें, भाई ऐसा नहीं होता। हम इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, हम इसके अंदर या तो हम KOH ऐड कर देंगे या फिर हम KCl ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर इसके अंदर KCl ऐड किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, K2Cr2O7, ठीक है, और NaCl बाहर निकल जाएगा। अगर इसके अंदर KOH डालूँ तो इसके अंदर बाहर निकल जाएगा NaOH, ठीक है, वो बात वही है। अब यहाँ पे आपको pH मैजिक के बारे में बता रखा था, मैम हमने मैजिक तो वैसे ही छोड़ दिए थे, ठीक है। क्रोमेट और का, सॉरी गाइस यहाँ पे मेरी वीडियो मतलब बंद हो गई थी, मैंने अभी रिकॉर्डिंग वापस से स्टार्ट की है और मैं आगे का सारा पढ़ा चुकी थी, बस मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करने वाला बटन ही नहीं मिला। फिर मैंने चेक किया कि रिकॉर्डिंग कहाँ से बंद है, तो लेट्स कंटिन्यू। और यही रीज़न है कि ये वीडियो लेट आएगी। अब हम बात करते हैं pH मैजिक बॉक्स की। अब आप सोचोगे मैजिक, मैम हमने तो मैजिक देखने छोड़ दिया, पर ये वाला मैजिक आपको देखना पड़ेगा ताकि आप अपने एग्जाम्स में इसको सही करके आओ, ठीक है। एक सेकेंड, जो क्रोमेट होती है ना, क्रोमेट का फॉर्मूला होता है CrO4 नेगेटिव और ये होती है येलो कलर की, ठीक है। अगर इसके अंदर एसिड ऐड कर दूँ यानी H+ ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगी डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है Cr2O7 नेगेटिव और किस कलर की होती है, ऑरेंज कलर, ठीक है। अगर इसके अंदर डाइक्रोमेट के अंदर अगर मैं बेस ऐड कर दूँ OH नेगेटिव तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी क्रोमेट, जो कि किस कलर की होती है, येलो कलर की, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं Cr2O7 की ऑक्सीडेशन चीट शीट की। वैसे ये चीज़ें मैंने सोची कि आपके आगे काम आएंगी। वैसे इस जो ये वाली प्रिपरेशन है इसके अंदर इसका कोई काम नहीं है, अगर आपको याद करनी हो तो कर लेना। वैसे दिस इज़ नॉट इन सिलेबस, या फिर मैं OOS लिख देती हूँ, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। इसका कोर प्रिंसिपल क्या होता है, जो एसिडिक अगर मैं Cr2O7 नेगेटिव की बात करूँ जो कि ऑरेंज कलर की होती है, वो रिड्यूस होके क्या बनाती है, Cr+3 यानी क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाती है, जो कि किस कलर की होती है, जो कि होती है ग्रीन कलर की, ठीक है। बस इतना ही था आपका काम का। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 की। KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, जैसे कि हम लाल दवाई कहते हैं। क्योंकि मैम हमें लाल दवाई बनाने सिखाओगे, देखो गाना नहीं था, लाल परी, ठीक है। लाल परी तो प्रिपरेशन के लिए जो और यूज़ होती है दैट इज़ योर पायरोक्यूसाइट और, ये L लिखा हुआ है, इसको आप C कर लेना। कौन सी और यूज़ होती है, इसके लिए यूज़ होती है आपकी पायरोक्यूसाइट और, जिसका फॉर्मूला होता है MnO2, जो कि डार्क ब्राउन कलर की होती है। इसे हम किसी भी एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल KOH। अब कहोगे हम NaOH भी तो ले सकते थे, NaOH ले सकते थे। अब हम पिछले रिएक्शन में हमारे पास सोडियम क्रोमेट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने लास्ट में KCl या KOH डाल के हमने उसे मतलब हमने हमारी रिएक्शन कंप्लीट कर ली, हमने हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली। पर जब हमारे पास ये खुद ही ऑप्शन दे रही है कि आप कोई भी एल्कली मेटल ले सकते हैं, हम कोई भी एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, तो हम क्यों ले भाई NaOH, जब हमें काम ही हमें लास्ट में हमने पहुँचना ही K पे है, पोटेशियम पे तो पहुँचना, तो हम KOH लेंगे।
तो और उसके किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, O2 की प्रेजेंस में करवाएंगे इनका फ्यूज़न, तो हमें मिल जाएगा पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला होता है K2MnO4। अब कहोगे मैम ये सब तो सही है, क्या हम ये जो K2 है इसको हम ओनली K में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कौन सी रिएक्शन करते हैं? डिसप्रपोर्शन रिएक्शन की हेल्प से। इससे अंदर हम एसिड ऐड कर देंगे और उस एसिड को ऐड करने से हमें मिल जाएगा हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस में MnO2। ठीक है, अब आपके लिए थोड़ी सी एक नीचे ज्ञान की बात, जो मैग्नेट होता है MnO4 2 नेगेटिव, ये होता है आपका ग्रीन कलर का, जबकि जो आपका पर मैग्नेट होता है MnO4 नेगेटिव, ये होता है आपका पर्पल कलर का। तो भाई इनके बीच में कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। अब ये वही बात आ गई कि MnO4 की ये वाली चीज़ें अगर आपको याद करनी हो तो कर लेना, वैसे इसका इस रिएक्शन में अभी कोई काम नहीं है। अब एसिडिक मीडियम यानी H+ में क्या होगा, जो आपका जो MnO4 नेगेटिव है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Mn+2 के अंदर। ठीक है, वही जो न्यूट्रल फ्रेंडली एल्कलाइन मीडियम है उसके अंदर क्या होगा, MnO4 जो नेगेटिव है वो MnO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और आपके लिए एक प्यारा सा नोट भी है कि रिमेंबर रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब भाई बैलेंसिंग चेक कर लेना, कहीं तुम ऐसे ही करने लग जाओ। अब हम बात करते हैं इनर ट्रांजिशन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, यानी F ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो इसके अंदर हम बात करते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की। लेंथेनॉइड्स हम बात करते हैं D सीरीज़ की यानी 4D और 5D सीरीज़ की, और एक्टिनॉइड्स में हम बात करते हैं 4F सीरीज़ की और 5F सीरीज़ की। दोनों सिमिलर हैं, बताती हूँ कैसे। अब इसके अंदर लेंथेनॉइड्स के अंदर ऐसा होता क्यों है, तो इसके अंदर ऐसा मतलब इसके अंदर क्या होता है, लेंथेनॉइड्स के अंदर सडन डिक्रीज होता है किसके अंदर, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के अंदर। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि एक तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है और इनकी जो F ऑर्बिटल की जो शील्डिंग होती है वो बहुत ही पुअर होती है, जिसका जो रिजल्ट होता है वो होती है इनकी श्रिंकिंग रेडियस यानी डिक्रीज इन रेडियस। अब इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो 4D और जो 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो एकदम आइडेंटिकल यानी सिमिलर होती है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है पूरा, और यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ फाइनल एग्जाम की कुछ चेकलिस्ट, अगर आप लास्ट टाइम पे देख रहे हो तो ये चीज़ें करके चले जाना, क्योंकि इस चैप्टर में मेन ही ये चीज़ें हैं। तो